गुड आफ्टरनून क्लास, कैसे हो भाई? दे दो, मुझे दे दो। ये मेरी क्लास है, मुझे दे दिया करो। तुमने 20,000 भी नहीं दिए, फोन भी ले लिया। पूरी क्लास गवाह है, तुमने मेरे 20,000 देने हैं। चलो पापा को तो ना भी दे, टीचर को तो देता है। बाबा उनके उठा लेता है। क्या हालचाल? ठंड चली गई है ना? क्या ठंड 20 दिन की आती है, दुखी करती है। मतलब कि जनवरी ऐसा लग रहा है मार्च आ गया हो। वही तो कह रही, मार्च आ गया हो, मार्च में होती है होली। मैं सोची जनवरी पर। अभी अभी मैंने थोड़े से कपड़े बेचारे डलने भी नहीं। अफसोस इस चीज का होता है बस। पहले हंटे नहीं, कभी मन कर जाए लेने का तो सर्दी ऐसे कर देती है। चलो छोड़ो इन बातों को, ये तो सदा का है। बेटा हमने कल न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ा था। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बनने की वजह से या न्यूक्लियस के टूटने की वजह से जो एनर्जी निकल। उठा दूं, स्पीकर पे डालूं? यही फोन उठा के स्पीकर पे सुना के क्या मजा आता। अच्छा तुम्हें पता भी है किस नंबर से आता है फोन? कौन से नंबर वाली भाभी, पहली दूसरी? अच्छा पक्का है, फिक्स है? कब शादी हो रही है 3-4 साल? क्या कर रही है वो? किसके 2 बालक हो गए? 4? पॉपुलेशन इतनी नहीं। अरे कोई नहीं, वैसे एक बात बता रही हूँ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में इंडिया की गवर्नमेंट का कोई हाल है या नहीं है? प्राइवेट स्कूलों का बहुत बड़ा हाथ है इस टाइम। मतलब कि मैं नहीं जानती, नॉर्मली बता रही हूँ। एक ऑन एन एवरेज स्कूल की, ऑन एन एवरेज, एवरेज की बात करूँ, हाई क्लास की तो बहुत ज्यादा है, ऑन एन एवरेज 5 से 7 हजार का खर्चा है फीस। 5 से 7 हजार, ठीक है। इसके अलावा, हाँ, स्कूल की फीस है। मैं क्या कह रही हूँ, हाई स्कूल की तो फिर इतनी जाएगी ना। मेरे बच्चे की इतनी जा रही है, 15 उसकी जाती है, 12,000 रुपये जाती है। 12,000। के आर मंगलम, यूकेजी। ये सच्चाई है। मतलब कि आप ये सोचो कि क्या हाल होगा। सोचो 4 बच्चे, 80,000। बेटा सरकारी स्कूल में नहीं, जीपीएस नहीं रहा। अच्छा, जहाँ तुम पढ़े वहां पे वो पढ़ोगे, जहाँ तुम पढ़े वहीं पे वो पढ़ेंगे। चलो ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? जब न्यूक्लियस बनती है या न्यूक्लियस टूटती है, उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। 2 तरह की होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन में क्या था? न्यूक्लियर फिजन में टूटना। कब टूटता है? जब यूरेनियम की एक बड़ी सी सेल लेते हैं और वो क्या करती है, बैरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड होती है, और उसके साथ क्या निकलती है, 3 न्यूट्रॉन। 3 न्यूट्रॉन आगे वालों पे करते हैं और इस तरह से एक रिएक्शन चलती है। पहले इसे कर ले, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एक बार अच्छे से करेंगे। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक यूरेनियम लिया मैंने, U23592,
इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है। जैसे ही इसने न्यूट्रॉन में स्ट्राइक किया, इसमें से दो निकले, कौन? एक बैरियम और एक क्रिप्टॉन। एक का होता है 144, नहीं एक सेकंड बताती हूँ इसका एग्जैक्टली एटॉमिक मास कितना। ये रहती है इनमें दिक्कत बस। बैरियम का होता है 144 56, सही था, 144 और 56, जबकि क्रिप्टॉन का होता है हमारा 89 36, ठीक है। और साथ में क्या निकलते हैं? 3 न्यूट्रॉन। अब ये 3 न्यूट्रॉन अगले न्यूक्लियस पे, फिर उससे 3 3 3, फिर इससे फिर से 3, यही बता रही थी तो लेक्चर खत्म हो गया था, ठीक है। इस तरह से एक बन जाती है चेन रिएक्शन। इसके बाद ये फिर नेक्स्ट 27 27 81 81 आगे इस तरह से चलती रहेगी और एक चेन रिएक्शन चल जाती है। ये क्या होता है? ये इतने नैनो सेकंड्स में होती है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम को जलाने से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जितनी कि 1000 टन कोयले को जलाने से होती है। इतना बता दिया था, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा क्या था? न्यूक्लियर बॉम्ब। ये क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब तो हमें आ गया, बनाया हुआ ना हमने, मैंने बताया था कहाँ पे किया था, पोखरान 1 पोखरान 2। मूवी देखी नहीं हमने, यूट्यूब पे है ही नहीं, है यूट्यूब पे, ठीक है। पोखरान 1 और पोखरान 2 के अंदर हमने इसका क्या किया था? प्रशिक्षण किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने बताया था कि वी हैव द न्यूक्लियर पावर, हम भी न्यूक्लियर पावर रखते हैं। खुद को दिखाने के लिए कई बार होता है ना, गाड़ी भी ली जाती है, ठीक है। फिर हमें, जब हम ये काम कर रहे थे तो हमारे साइमल्टेनियस से हमारे देश के जो दूसरे देश थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इस पे काम किया। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो है यूरेनियम, यूरेनियम का हम क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके अंदर उन्होंने कहा हम यूरेनियम की एक रोड डालते हैं, साथ में एक बैरियम की रोड, फिर यूरेनियम की, बैरियम की, यूरेनियम की, बैरियम कैडमियम की, यूरेनियम की और बैरियम कैडमियम की रोड्स। अब ये बैरियम कैडमियम की रोड्स क्या करती हैं? जब यूरेनियम हमारा एक अटैक हुआ उसके ऊपर, किसका? न्यूट्रॉन का, तो इस 3 निकले थे, ये 2 इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए। अब सिर्फ एक जा रहा है, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, जिसकी वजह से रिएक्शन कैसी हो जाती है? स्पीड भी स्लो हो जाती है और आराम से चलती है। पहले 3 बढ़ा रहे थे, अब तो एक 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 ही है, बाकी सारे 2 न्यूट्रॉन कौन कर रहा है? ये बैरियम और कैडमियम की रॉक एब्जॉर्ब कर लेती है। ये क्लियर है? लेकिन इसमें भी हीट निकलेगी, निकलेगी या नहीं निकलेगी? जो हीट निकलेगी तो वो हीट कहाँ आएगी? यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को गर्म करेगी। जो गर्म करेगी उसके साथ हमने क्या किया? एक वाटर पाइप की लाइन लगा दी। वाटर क्या हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। उस स्टीम को कन्वर्ट करके हमने कहाँ पहुंचा दिया? टरबाइन पे। और टरबाइन क्या होगी? रोटेट। टरबाइन रोटेट होगी तो क्या चलेगा? जनरेटर। जनरेटर चलेगा तो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है न्यूक्लियर रिएक्टर का। लेकिन प्रॉब्लम है लीकेज। जरा सी भी लीकेज हुई, प्रॉब्लम। और ये न्यूक्लियर रिएक्टर किसने लगाए? हमारे भाई बंधु रशिया कंट्री ने, यूएसए ने, उन्होंने बहुत जगह पे लगाए। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया में। इंडिया के अंदर कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? कितनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं इसे, 8। 7 वर्किंग है, 8वां अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 8वां इंडिया खुद से बना रहा है, सेल्फ मेड। अभी लिखवाती हूँ, उनके नेम भी लिखवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे यहाँ पे? हमें ये तो पता चल गया ये काम ऐसे हो रहा है, लेकिन जब तक आप एक एफिशिएंट लेवल पे देखो नहीं, मान लो कि आपको मैं कह दूं आप सब घर में थोड़ा बहुत खाना, चाय तो बना लेते होगे, सब बना लेते हो, बढ़िया बना लेते होगे, है ना। अगर मैं अभी कह दूं आपको रेस्टोरेंट में जाके 100 कप या 1000 कप चाय बनानी है, क्या आप बना सकते हैं? कोई एक्सपेरिमेंट जब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का किया तो सिंपल था, फोड़ना ही था, मतलब कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन को होने देना था।
जब तक होगा न्यूक्लियर, उसके रेडिएशंस भी आए, उसका इम्पैक्ट भी हुआ, उतने में ही रहा ना। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, कंट्रोल वे में करना है, चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और इस चीज को चलने देना है, खत्म नहीं होगी। यहाँ पे तो खत्म होगी, ये तो हम कर पाए, लेकिन इसे करने के लिए हमें एक बार देखने की जरूरत है या नहीं है। ऐसा ही है, एक कप चाय बनाई, थोड़ा मीठा कम हो गया, तेज डाल लोगे, वरना पी भी लोगे। लेकिन 1000 कप चाय बनाओगे, थोड़ा सा तो मेजरमेंट लेके चलोगे हर चीज का, कितना दूध, कितना पानी, कितनी चाय पत्ती, कितनी चीनी, ऐसा तो नहीं है नॉर्मल चलोगे। तो ये वही है न्यूक्लियर। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, अगर आपको भी 1000 कप चाय बनाने का एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसके लिए 2-4 बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है या नहीं है। और यहाँ पे तो ऐसा है एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत बड़े लेवल पे होना है, तो उसके लिए हमने हमारे यहाँ पे किसने लगाया न्यूक्लियर पावर प्लांट, रशिया और अमेरिका की कंपनीज ने। किसने लगाए, उन्होंने हमारे साथ एक कंडीशन रखी। यूएन के 5 मेंबर्स कौन से हैं, 5 मेंबर्स हैं स्थायी सदस्य, 11 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य में कौन है, रशिया, यूएसए, चाइना, है ना, ऐसे 5 है, और ऐसे 11 भी है। जो वो 5 सदस्य हैं वो सबको अलाउ करते हैं कि कौन क्या पे क्या होगा। उन्होंने हमारे देश को भी गरीब समझा और हमारे देश में भी न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिए। लेकिन उन्होंने कहा न्यूक्लियर रिएक्टर देंगे, तुम्हारे लोगों को काम मिलेगा, तुम्हें बिजली मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस एरिया में जहां पे ये काम होता है वहां पे हमारे सिर्फ रशियंस रहेंगे या हमारे अमेरिकन रहेंगे। यू आर नॉट अलाउड। ये एक फैक्ट हुआ, सच्चाई है, ठीक है। अब इंडिया ने कहा नहीं भैया हमें ये चाहिए, हमें भी जानना है, हम अपना भी करेंगे। ये अब नहीं, पहले की बात है। इंडिया ने कहा हमें भी जानना है, प्लीज हमें अलाउ करो, हमें भी सिखाओ। वो कहता है पहले अपने न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाओ, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब दिखाओ कितने हैं, हम देखेगा, हम तुम्हें परमिशन देगा, तुम कब यूज करेगा, तब जाके हम तुमको ये सिखाएगा। इंडिया ने कहा पागल समझा है, एक पत्ता खोल नहीं रहा, सारे पत्ते खोल दें हम अपने, तुझे क्या पता हमारे पास कितने पत्ते हैं। सिंपल सी है ना, आपको सामने वाले का एक पत्ता नहीं पता, आप अपने सारे पत्ते थोड़ा ना खोल दोगे। कहते क्या क्या पता तेरे से ज्यादा हूं। ना ना, इंडिया के पास है, तेरे न्यूक्लियर वेपन्स है, दिखाता नहीं इंडिया। वो वाली फिल्म देखी थी, कौन सी, कौन सी वाली, सुन तो लो, जिसके अंदर पाकिस्तान में जाके वो किया था, उरी, उरी सर्जिकल स्ट्राइक में थोड़ा सा डीआरडीओ दिखाया गया आपको, उसके अंदर देखा है कैसे हो रहे थे एक्सपेरिमेंट, बच्चा वो उड़ा रहा था, वो वाला तो सबने देखा होगा। डीआरडीओ जो है वो एक नॉर्मल सी एजेंसी मानी जाती है, पर डीआरडीओ बहुत कुछ कर रही है इस टाइम, तो बहुत कर रही है, क्योंकि मोदी ने बहुत खुले हाथ दिए हुए हैं। पहले फंड्स नहीं मिलते थे, अब फंड्स मिलते हैं इन्हें। पहले फंड्स ना मिलने की वजह से इतना कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब इन्हें फंड्स मिलते हैं तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्हें कोई नहीं भैया, एक, हाँ जटायु, एक हमें नहीं पता तेरे पत्ते का, अपने पत्ते क्यों खोले हम, क्या पता हमने बहुत बड़े बड़े बना दियो, तेरे से ही बड़े बना दियो, हम नहीं खोलते, ठीक है। तो जब हमारे पहले कौन थे, ब्रैक ओबामा भैया थे, उनसे कहा दे दो ये टेक्नोलॉजी, कहते दूंगा 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 दूंगा, चला गया 8 साल। फिर उसके बाद कौन आए, ट्रम्प भैया, ट्रम्प भैया को कहते थे इसी कंडीशन के बिना हम मांग क्या रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हमें एक स्पेशल स्टेटस में ये चीज सिखा दी जाए। वो कह रहे दूंगा दूंगा, अगली बार आऊंगा ना फिर दूंगा। फिर कौन आ गए, डोनाल्ड ट्रम्प के बाद तो अब आया ना, उससे पहले बीच में कौन थे, बाइडन, जो बाइडन, जो बाइडन ने क्या कहा, उनके साथ तो हमारे बढ़िया बातें ही नहीं थी, तो इसलिए उनसे हमने मांगा भी नहीं, क्योंकि इस टाइम हमने खुद को प्रूव कर दिया। इस बार इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटस में है, नॉर्मली देखा हो, क्योंकि कोरोना के बाद इंडिया काफी अच्छे से उभरा है। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, लेकिन इसी बीच में काफी चीजें हुई। इसी के बीच में जापान में इसी के ऊपर, रिएक्टर के ऊपर एक अटैक हुआ, सुनामी आई थी आज से अप्रोक्सीमेट 10 साल पहले। तो सुनामी जापान में भी आई थी। जापान क्या है, प्रॉपर आइलैंड्स का है, वर्टिकल बिल्डिंग्स है, हॉरिजॉन्टल खास नहीं है, क्योंकि उसका लैंड नहीं है, वो सारा का सारा सी पे ही है। तो उसने वर्टिकली काम करना शुरू कर दिया। अब लेकिन उसने न्यूक्लियर रिएक्टर तो किसी एक आइलैंड में बनाया होगा, उस पर भी सुनामी आ गई। सुनामी न्यूक्लियर रिएक्टर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाई, लेकिन क्या कर दी, लीकेज कर दी। लीकेज कर दी तो उससे 10% की पॉपुलेशन जापान की इफेक्टेड होगी।
जब वो इंडिया में भी आ रहे थे, शरण मांग रहे थे, क्योंकि वहां पे तो रेडिएशन फैल रही थी, वहां से बचने के लिए लोग, तो यहाँ पे भी जितने लोग आ रहे थे काफी हद तक लोग रेडिएटेड पाए जा रहे थे। लेकिन हमारा इंडिया शरण तो दी होगी कुछ को, ऐसी बात तो मैं मान नहीं सकती, नहीं दी होगी, दी होगी। लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा बात क्या है कि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में से रेडिएशन निकलती है वो आपके डीएनए को इम्पैक्ट कर देती है। इवन डीएनए को इम्पैक्ट करना का मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद जेनेटिक हो गया, एक तरह से जीन्स में ही चेंज हो गया ना आपके, तो ये काफी टाइम तक रहता है और ये नहीं पता ये कहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। हल्क वाली मूवी देखी है ना, तुमने सुना तो है हल्क मूवी, शायद ना भी देखी हो तुमने, देखी है ना। उसमें क्या था, शुरू से उसे इसके फादर इंजेक्ट कर रहे थे बचपन से, वो रेडियो एक्टिव की छोटी छोटी डोज दे रहे थे उसे, बिल्कुल मान्यूट लेवल पे शुरुआत की थी, जिसकी वजह से जिस दिन रेडियो एक्टिव ने इम्पैक्ट किया तो वो क्या हुआ, हल्क बन गया। बेटा किसी भी चीज को चलने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए, गुस्सा ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कभी गुस्से में किसी को ठंडे होते देखा है, गर्म हो जाते हैं ना सब। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, न्यूक्लियर रिएक्टर क्लियर है, ये क्लियर है। चलो अब इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, लिखो, 8 है। बेटा देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में हम काफी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रही हूँ वो बेसिक चीज है, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है और कितनी कैपेसिटी का है। ठीक है, सबसे पहले लिखो तारापुर, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, पावर स्टेशन, तारापुर, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, TAPS। ये कौन है भाई साहब, कौन थे, ये आवाज, सही है। इसे स्विच ऑफ करने में क्या लगता है, ओके, कहाँ पे होगा, तारापुर, तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र। कितनी कैपेसिटी है, 1400 मेगावाट, कितनी कैपेसिटी है, 1400 मेगावाट। मैं जिस सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ ना, ये फॉर्मेशन भी हुई थी, सबसे पहला कौन सा लगा था, तारापुर, उसके बाद जो लिखवाऊंगी वो उसी सीक्वेंस में है। एक स्टेट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लगे तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है। ठीक है, दूसरा है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, प्लेस है रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान। कितनी कैपेसिटी है, 1180 मेगावाट, 11, रावत भाटा जगह का नाम है बेटा। ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहां पे भी लगाए गए, एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं इन्हें, ये उस जगह पे लगा गए जो नॉर्मल सिटी से थोड़ी सी डिस्टेंस में हो, एक गांव सा हो, जो वीरान एरिया हो, थोड़ी सी बंजर भूमि भी हो, रीजन बिंग रेडिएशन फैले तो उससे आम लोग प्रभावित ना हो। अच्छा मैंने आपको बताया था कि हमने कहाँ पे किया था एक्सपेरिमेंट, पोखरान में, पोखरान 1 भी वहीं पे हुआ, पोखरान 2 भी वहीं पे हुआ, पोखरान में ही क्यों किया गया, पहले तो वहां पे थोड़ी बहुत फसलें होती थी, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया ऐसा नहीं है कि रेडिएशन से इम्पैक्ट नहीं हुई, वहां पे भी रेडिएशन से इम्पैक्ट हुई। आपने जमीन, उन्होंने कहाँ किया था, जमीन के ऊपर नहीं किया, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर काफी गड्ढा करके उसके अंदर किया, जिसकी वजह से क्या हो, रेडिएशन कहाँ फैले, जमीन के अंदर ही, बाहर ना आ पाए, लेकिन फिर भी रेडिएशन बाहर आए। उससे क्या हुआ, जो वहां पे थोड़ी बहुत आसपास खेती बाड़ी की जगह भी थी 15 किलोमीटर पे, वो भी खत्म होगी। इसके अलावा 15 किलोमीटर के एरिया में उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या होने वाला है, पोखरान 1 होने वाला है, ना गवर्नमेंट बता सकती थी, इसलिए उस टाइम यूएसए ने मना किया होता, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। टाइम का ऐसा फेज था। पहला पोखरान किसने किया था, इंदिरा गांधी ने, और दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी ने। जब पहला पोखरान हुआ था तब भी देश के हालात अच्छे नहीं थे, जब दूसरा पोखरान हुआ था तब भी देश के हालात अच्छे नहीं थे।
हमें सिर्फ अपने आप को दिखाना था कि हमें एक्चुअली यूएसए हमेशा पाकिस्तान को उंगली करता है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो पाकिस्तान के ऊपर कंधा रख के वो हमारे ऊपर करता है। तो अब हम पाकिस्तान को तो कुछ समझते नहीं, बोल ले भाई तेरे बोलने से क्या जा रहा है। पर यूएसए इज ए बिग पावर, हमें पता है कि वो बिग प्लेयर उसके पीछे लग के हमें कर रहा है। तो यूएसए और बाकी कंट्रीज को दिखाने के लिए हमें एक दो बार एक्सपेरिमेंट करने पड़े। आज हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, रीजन भी हम वर्ल्ड फेमस है हर चीज में। ट्रम्प ने क्या कहा सबसे पहले, ट्रम्प का केस क्या था इस बार इलेक्शन का मुद्दा, जितने भी टंकी से लोग आए हैं सबको वापस भेजूंगा। डंकी मूवी चलाई थी ना, यार टंकी से जितने आए हो ना सबको भेजूंगा। शाहरुख खान भैया को समझते हो, शाहरुख खान भैया ने तुम्हारा ही मुद्दा बना दिया। जितने लोग गए थे बेचारे इंडियंस ही है मोस्टली, इंडियंस पाकिस्तानी बांग्लादेशी, ये ज्यादा कंट्रीज के लोग हैं, उन्हीं के लिए दिक्कत है। ठीक है, जब पोखरा वहां के लोगों को आज भी 15 किलोमीटर के एरिया के जो लोग हैं उनके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से उनके किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, किसी का कान नहीं होता, प्रॉब्लम्स होती है। अब आप कहोगे ये जेनेटिक हो गया तो मैम ये कभी चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले तो उस एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। उस एरिया से बाहर निकल के किसी और पर्सन से पार्टनर जो होना चाहिए किसी और एरिया का होना चाहिए, ताकि अगर उसके जीन्स आपकी बॉडी में डोमिनेटिंग होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में ये चीजें कम हो जाएंगी, धीरे धीरे कम होगी। ये जो कहते थे ना सात गांवों में शादी नहीं करनी चाहिए, सात गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे था पहले सिस्टम था। ये जेनेटिकली, ये कोई ऐसा नहीं था पुराणों में लिखा हुआ, ये हमारा साइंटिफिक था कि अगर आप एक ही, जैसे दादा दादी किसी के नाना नानी या उनके दादा दादी कॉमन है, तो वो जो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर से ज्यादा वो इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग नहीं होगा, इसके अलावा वो अच्छे करेक्टरिस्टिक्स लेके नहीं होगी, जबकि दो डिफरेंट जनरेशन काफी अच्छे करेक्टरिस्टिक लेके देंगी। लेकिन एक चीज पता होगा, चंगेज खान का नाम एक इंसान था, सुना हुआ है ना, जिसने अपने रास्ते में आने वाली किसी भी भेड़ बकरी किसी चीज को नहीं छोड़ा था, सबको मारता हुआ आया था। माना जाता है कि दुनिया के हर 100 इंसान में से एक औलाद उसकी है, 100 इंसानों में से एक औलाद उसकी है। चाहे अपना जनरेशन हो। तुमने चंगेज खान देखा है? वो कब का था, मंगोलियन था, कब की बात है। हर 100 में से ये माना जाता है, मतलब कि सोचो 1% पॉपुलेशन का उसने वो कितना वो किया। चाइना क्या, हर कंट्री उसने काफी जगह, इंडिया में भी आया था भाई, बहुत की थी उसने, ऐसी बात नहीं। ये क्लियर है? बस तुम्हारे फैमिली पानीपत तक नहीं आया था वो, कुछ भी, कुछ, मतलब कि कुछ हमेशा सोचना है ना, वहीं तक सोचना है जहां तक। अगला लिखो, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मद्रास, इसकी जगह है कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है, मद्रास कहाँ पे है, कौन सा स्टेट? तमिलनाडु। नहीं होनी चाहिए, देख लो, मद्रास का नाम सबने सुना हुआ है, मद्रास कैफे, मद्रास एक्सप्रेस, काफी चीजें हैं, मद्रास फेमस है। ऐसा कोई कलपक्कम तो नहीं सुना होगा, मद्रास तो सुना हुआ है, फिर भी नहीं पता स्टेट कौन सा है। कितनी है उसकी, 440, 440 मेगावाट। उसके बाद नरोरा, नरोरा कहाँ पे है, ये कहाँ पे, हाँ हाँ बताओ। नरेला नहीं का, नरोरा, यूपी, कुछ भी, क्लास के बच्चे हो क्या हो तुम। 440 मेगावाट,
कलरा पक्कार एटॉमिक पावर स्टेशन, कलरा पक्कार। कलरा पक्कार कहां पे है? गुजरात। ये गांवों के नाम है जो प्रॉपर है स्पेसिफिक, वहां के अब तो डिस्ट्रिक्ट बन गए, पहले वहां पे बहुत लोगों ने भी रहना शुरू कर दिया, वर्कर्स वगैरह सब। तो उस टाइम ये गांव थे। कितना था इसका? 440। कितना लिख लिया? नेक्स्ट करूं? फोटो खींचनी है? तुमने गिफ्ट किया था? उसके बाद है काइगा। क्या है? काइगा। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पे है? कर्नाटका। तुम तो गए थे घूमने। 880 मेगावाट। मैं भी हंसाती हूँ, मुझे भी हंसा दिया करो कभी कभार। खुद अकेले अकेले हंसते रहते हो। बस बस। कुंदान कुलम। कुदान कुलम, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहां पे हुए? तमिलनाडु में। कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम? 2000 मेगावाट। 10⁻⁶ वाट। 1 मेगावाट पानीपत के लिए काफी है। सबसे ज्यादा कौन सा है? कुदान कुलान। अब है लास्ट। ये है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका है PFBR। PFBR ये हम कहां लगा रहे हैं? कलपक्कम, तमिलनाडु। इंडिया का अगर ओरिजिनेटेड माना जाएगा तो इसे माना जाएगा। कितने का है? 500 मेगावाट की कैपेसिटी। क्या ये वर्किंग है? नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। एक्चुअली हमारे पास वो तो हमें टेक्निक पता चली नहीं। हम किस में एक्सपर्ट है? कॉपी में। तो हमारे पास एक यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम का आइसोटोप। ठीक है, वो है U237। हमने U237 प्लूटोनियम को उसमें से एक न्यूट्रॉन कम करके 236 पे काम करना शुरू किया। वो एज कम्पेयर टू U235 से कम रिएक्टिव है, लेकिन काफी हीट प्रोड्यूस करता है और काफी वो करता है। तो हमारे जितनी हमने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम किया, तो हम ये बना पा रहे हैं। इसमें भी थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन है, लेकिन काफी हद तक कम है। इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यहां तक समझ में आया? पक्का? क्लियर? अच्छा, मैं एक चीज बता रही थी। जापान के ऊपर क्या हुआ? जब वहां पे था, वहां पे रेडिएशन फैली, काफी लोग रेडिएट हो गए। तो बाकी कंट्रीज ने सोचा वाई वही में हमें जब ये बनाना पड़ता है, इसके लिए अप्रोक्सीमेट एक पूरी डिस्ट्रिक्ट जितनी स्पेस थी। बता दो इन्हें, गेम में आउट नहीं हो रही है। और तो पबजी खेल रहे हो? हाँ, अब तो पुरानी होगी पबजी। अच्छा, छोड़ दो।
2 महीने के लिए, ठीक है, छोड़ो इस चीज़ को। अब क्या है कि जब वहां पे हुआ, वहां पे रेडिएशन फैली, काफी लोग इफेक्टेड हुए, तो बाकी सब कंट्रीज ने सोचा व्हाई वी गो टू फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। हम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाते हैं, उसमें इतना खर्चा करते हैं, एक सिटी जितनी जमीन लेते हैं, काफी लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरा सा भी प्रॉब्लम हुई, और हमारे यहाँ पे इंडियंस में तो प्रॉब्लम होती होती है चंगा, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया नहीं, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इंडिया ने कहा तब, ये 2015-16 की बातें हैं, तब उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम क्यों इस पे जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ, ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं, अगर हमारा वाला अच्छा चला गया हम उस पर काम करेंगे। वाई नॉट हम इस पैसे का ज्यादा यूज कर दिया जाए सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने में। सोलर पावर प्लांट्स लगते हैं, सोलर सेल लगते हैं ऊपर छतों पे, पूरा का पूरा टेरेस पे। आपने देखा होगा पिछले 7-8 सालों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ने कहा इसके ऊपर एक रिएक्टर लगा के हम इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितना हमारा सारे देश में हम लगा सकते हैं, उतना खर्चा ये अप्रोक्सीमेट आएगा। इसका खर्चा बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ पे सन की लाइट आती है और रेन्यूएबल है, खराब हो भी गया तो भी कुछ नहीं, बैटरी चेंज होगी। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी पहले, लोगों ने फायदा भी उठाया, काफी सब्सिडी मिलती थी इसके ऊपर कि आप इतना ले सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उसका रीजन यही था कि हमारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर कम हो जाए। रीजन भी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना आसान नहीं है, पहली बात तो लगाना आसान नहीं है, उसके ऊपर कितनी लेबर काम करेगी, कितने लोग वर्किंग करेंगे, तब जाके काम मिलेगा। तीसरा, हमें दूसरे लोगों की हेल्प करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इतना कुछ भी कर रहे हैं, इतना खर्चा भी कर रहे हैं, और सबसे बात, चौथी बात, अगर बाय चांस हमारे यहाँ पे यूरेनियम के रिसोर्सेज खत्म हो जाए, एक ना एक दिन तो खत्म होंगे ही ना, तो क्या होगा। जैसे हमारे थर्मल पावर स्टेशन सब खराब होने पे हो रहे हैं, इसलिए वो बहुत पहले बने हुए हैं, कोयले की अब महंगा हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी पड़ जाएगी, तो हमने थर्मल पावर स्टेशन भी कम करते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा इतना बड़ा खर्चा करना है, इतने लोग काम देना, काम देने के पैसे देने से अच्छा है कि हम लोगों को ही पैसा दे दें, लोग सीधा सोलर पावर प्लांट लगाए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। विच वन इज बेटर। चलिए बाकी कंट्रीज ने भी यही किया, वो भी रेन्यूएबल रेन्यूएबल पे आए थे, तो हमने कहा हम भी रेन्यूएबल पे आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बड़े गंदे हैं। हमने कहा रिवर के ऊपर लगाते हैं, लोग एक एक करके चोरी करके लेंगे। हमने कहा हमारे हाईवेज बने, उनके साथ लैंड खाली है, वहां पे लगाते हैं, लोग एक एक करके चोरी करके लेंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा भैया पैसा लो, अपने आप खुद लगाओ, हम नहीं लगा के देते। समझ में आया। हमारे यहाँ के देश में तो बढ़िया है। कह रहे कि अभी एक मैंने कल जोक सुना, कहते कि ना चाइना हमें कहता है कि ना मतलब कि जैसे मालदीव में प्रॉब्लम्स हुई थी पीछे, चाइना से हमारे प्रॉब्लम्स हो गए, कहते हम कहते हैं कि हम वहाँ की वीजा बंद कर देंगे। कहते पागल है, हमें तो एयर इंडिया की फ्लाइट फ्री में करवा के वहाँ पे लोगों को लैंड करवाना चाहिए। कहते जब वो उनके नीले पानी को लाल कर देंगे, जब उनकी बिल्डिंगें लाल मिलेंगी, जब उनके पॉलिथीन के उनके देशों में ऐसे फैला दिए जाएंगे, कहते लोग वो खुद ब खुद भागेंगे अपने देश छोड़ के। सच्चाई है। हमारे पास बहुत अच्छी जो चीज है, देखो एक चीज है, कल मैंने जोक मारा था, आज तुमने मार दिया। देखो, अगर किसी को ये पता है ना कि मेरे पास कौन सी चीज ज्यादा है और मैं उससे क्या, गिफ्ट कौन से देता है अक्सर इंसान, हम मिडिल क्लास लोग, हाई क्लास की बात नहीं करते, मिडिल क्लास लोग हम कौन से देते हैं, जो एक्स्ट्रा पड़ा किसी गिफ्ट कर दो। सच्चाई है या नहीं है बेटा, पर्टिकुलरली बात कर, नॉर्मली, नॉर्मली की बात करो, देखो उस नॉर्मली मैं भी आ रही हूँ, पहला ऑप्शन वो लिया जाएगा, अब डिपेंड्स कहाँ पे दिया जा रहा है, ये दूसरी ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट वो निकाली जाएगी चीज जो एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा बेडशीट हो सकती है, क्रोकरी हो सकती है, सूट हो सकता है, डिपेंड्स किसको दिया जा रहा है। लड़कों को कोई गिफ्ट नहीं करता, लड़कों को कहते पैसे ले ले, खुद जा ले आ। और लड़के ने फिर ये कहना है कम पड़ गए। मतलब कि लड़कों को मुझे समझ नहीं आता, जब खुद लेनी है तो 200 रुपए की, जब कोई और दिलवा दे 2000 रुपए की, और लड़कियां जब खुद लेने जाएंगी
जब खुद लेने जा रही होंगी, मान लो कोई साथ में नहीं जा रहा, दे विल बाय 2000 3000 की, लेकिन कोई ले जाने, कोई साथ लेके जा रहा है 1500 की लेकर। बेटा वक्त वक्त की बात है, सीखोगे अभी भी। ये तो ऐसे ही कहा था, करवा चौथ पे हार लिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन हो गया हमारा, फ्यूजन में कोई डाउट? अब न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? ये हमारा सन, सन के अंदर प्लाज्मा, प्लाज्मा का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पानी को कभी केटल में गर्म होते हुए देखा है? इलेक्ट्रिक केटल में गर्म होता है तो क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है? आवाज आती है। बुलबुले तो आप अंदर जाके देखोगे तब दिखेंगे ना, एक फुट 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 ऐसी आवाज आनी शुरू होती है, बबलिंग होने लग जाती है। रीजन क्या है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपस में स्ट्राइक करने लग जाते हैं। चाहे वो सरफेस से कोलाइड करे, चाहे वो आपस में कोलाइड करे, वो कोलाइडेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? वो तो 100 होता है। अवेलेबल कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? हाइड्रोजन के भी आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 2H1, 3H1, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, अब ये तीनों क्या करेंगे? आपस में स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। जब ये आपस में उड़ेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बहुत तेज रिएक्शन होगी, बहुत तेज आवाज होगी, बार बार कोलिजन, बार बार कोलिजन, बार बार कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होके क्या हो रहा है? ये जो सा 2H1 था, साथ में था 3H1, ये क्या करते हैं? टूटते हैं और फटाफट बनाते हैं हीलियम, लेकिन साथ में निकल जाता है एक न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन होता है, वो क्या करता है? अकेला सबसे भारी। वो कहता है भैया मैं तो आइंस्टीन की बात मानूंगा, मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैं अकेला रह नहीं सकता, मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ चलता हूँ तो मैं किस पे कन्वर्ट हो जाऊंगा? एनर्जी में। जब मैं एनर्जी में कन्वर्ट हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ब्लास्ट का रूप ले लूंगा। इसलिए ये रिएक्शन सिर्फ एक में नहीं हो रही, ये रिएक्शन तो लगातार हो रही है। इसलिए सूर्य पूरा क्या है? आग का गोला है। वो पूरा का पूरा किसमें है? हाइड्रोजन गैस में है। लेकिन ये सारी की सारी कहाँ पे चल रही है रिएक्शन? अंदर, अंदर चल रही है। टेम्परेचर वहीं पे ज्यादा है और वो टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है इस तरह से, ज्यादा बढ़ाया नहीं जा रहा। इतनी हाइड्रोजन चल रही है। अभी क्या है? अभी तो जो सन है उसके शुरुआती दौर है, जवानी में नहीं, अभी अभी। लेकिन जब ये सारी की सारी हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तब एक और रिएक्शन होगी, टेम्परेचर तो खत्म नहीं होगा, तब एक रिएक्शन होगी। तब क्या होगा? ये 4He2 कन्वर्ट होने लग जाएगा कार्बन। कार्बन का कितना होता है? ये विद इन 1 ईयर के अंदर सन इतना बड़ा हो जाएगा, जब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होनी शुरू होगी, इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने साथ के अर्थ और सारे प्लैनेट को अपने अंदर ले लेगा, सुपरनोवा बन जाएगा और फिर व्हाइट ड्वार्फ और फिर खत्म हो जाएगा ब्लास्ट। फिर दैट इज, या तो वो ब्लैक होल बन जाएगा या वो एक कहीं पे पड़ा हुआ सितारा रह जाएगा। सारे स्टार्स की यही कहानी है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस स्टार की कहानी है, ये सभी स्टार्स की कहानी है। क्लियर है? ये समझ में आया नहीं आया? वहां पे क्लियर है? कोई डाउट? न्यूक्लियर फिजन में क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। जो एनर्जी में किसमें काम आ रही है? हमें हीट और लाइट देने। अब आ जाते हैं हम हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा और नागासाकी पे हमने क्या किया? हम इतना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया? हमने हाइड्रोजन का ये वाला साथ में इसी का यही वाला सेम ले लिया, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दिया, उससे भी हीलियम बना, लेकिन ये न्यूट्रॉन नहीं निकला, जिसकी वजह से सिर्फ इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हीट और एनर्जी निकली हुई,
लेकिन ये इतने बड़े अमाउंट पे लिए गए थे, आइसोटॉप से अनस्टेबल थे, ये भी इतने अमाउंट पे लिए गए थे कि जब वो गिरे गए तो उसके बाद ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ। तो ये सारा काम नैनो सेकेंड्स में होगा। और जब कोई भी ऐसा बॉम्ब फेंका जाता है तो ये हमेशा फ्लाइट के थ्रू फेंका जाता है, ऐसा नहीं कोई इंसान जाएगा रख के आ जाएगा, फ्लाइट से फेंके जाते हैं। जब ये फ्लाइट से फेंके जाते हैं तो उस टाइम फ्लाइट को, जब इनके बीच में टाइमर होता है जो इन्हें सेट करने में, इन्हें मिक्स करने में हेल्प करता है, उसका टाइम ये सेट किया जाता है कि इतने टाइम के बाद, उस टाइम में उस फ्लाइट को वहां से पहुंच के वहां से वापस आने तक का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। मान लो उसने यहाँ पे लैंड किया, देखा, अब जब तक वो सेफ एरिया में ना आ जाए इतना टाइम उसे करना पड़ता है, अदरवाइज वो भी चपेट में आएगा। और इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पक्का? न्यूक्लियर फ्यूजन क्लियर है? खत्म? आगे चले? 5 मिनट रह गए। एक सिंपल पेंडुलम सोच लो, करवा दो? थोड़ा सा सिंपल पेंडुलम में खाली बता देती हूँ। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? उससे पहले समझते हैं पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बेटा दो चार चीजें बता दो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अभी सिर्फ बातें करते हैं, लिखवाते नहीं हूँ, सिर्फ कहानियां सुनाते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में ये पूरा अच्छे से समझो। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य चारों तरफ चक्कर लगा रही है कितनी देर में? वो तो सिंपल पेंडुलम का हो गया ना। मैं कह रही पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, घड़ी में सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घड़ी जो ओवर क्लॉक मिलती है वो सारी सारे चक्कर लगाती है। क्या कर रही है? एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है। अगर आप मिनट की वो देखोगे टाइम को, तो वो 1 घंटे बाद सेम पोजीशन पे आती है। हर 1 घंटे के बाद। अगर आवर की देखोगे तो 12 घंटे के बाद, मिनट की देखोगे तो 1 मिनट के बाद। चंद्रमा जो पृथ्वी के 24 घंटे बाद वहीं पे आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के 365 दिन के बाद वहीं पे आ जाती है। तो ये क्या है? एक फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करना, वहीं पे लाना, क्या कहलाता है? पीरियोडिक। क्लियर है? दूसरा है ऑसिलेटरी। ऑसिलेटर का मतलब क्या है? ऑसिलेशंस करना। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? पेंडुलम लाइक, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, कभी पानी खड़ा हुआ है, चाहे वो रिवर का है, नदी का है, नाले का है, जिसका भी पानी खड़ा हुआ है, आप एक पत्थर मारते हो, क्या होता था? ऐसे ऐसी वेव्स बनती है। जो बिल्कुल पास का एरिया होगा उसमें पास पास वेव्स बनेगी, जो दूर होगा तो दूर दूर बड़ी बड़ी वेव्स बनेगी। ऐसे ही होता है ना। ये क्या है? ऑसिलेशन। तो क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? वेव्स बनना, वेव्स का बनना है। अब ये ऑसिलेशन से क्या है? एक फिक्स पॉइंट से के आसपास किसी चीज का रिपीट होना, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो सर्कल्स की फॉर्म में हो। जब आप पत्थर फेंकते हो तो सर्कल की फॉर्म में होता है ना, लेकिन वो सर्कल्स पीछे ऐसे वेव्स की फॉर्म में जाते हैं। क्लियर है? तो इसे क्या कहते हैं? ऑसिलेशन। उसे क्या कहते हैं? अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, एक धागा, धागे के साथ बनी हुई एक मेटल की बॉल, यही होता है। क्या होता है? एक धागा, धागे की बनी हुई, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। और इसका मास क्या होता है? ये पड़ा हुआ। जब इसे हम यहां से फेंकते हैं तो ये सेम यहीं तक ही जाता है। यही होता है ना। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक साइंटिस्ट बिल्कुल यहाँ पे खड़ा हुआ और उसने अपने एक बॉल को यहाँ से फेंका। ठीक है, अब वो यहीं पे खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था कि मैंने यहीं से फेंका है तो कहीं से आएगी। अगर वो थोड़ी सी ऊपर आती तो उसका सिर खत्म था, लेकिन उसे पता था कि मैंने यहीं से फेंका है तो कहाँ आएगी। अब क्लियर है? ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? इसका मतलब ये वाला वहां पे जाके से एक ऑसिलेशन क्या होती है? जब वो यहां से जाके यहाँ फिर से वापस यहाँ,
जहां से शुरू हुई वहीं पे आ जाए उसे क्या कहते हैं हम, एक ऑसिलेशन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके साथ ही कनेक्टेड करो, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया? थैंक यू क्लास।